तो अभी तक हमने जो चर्चा करा वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा हमने, कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कैसे मैटर करता है, किसी देश की जो पॉलिसी है उसको बनाने में, उसको क्रियान्वित करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में किस तरीके से प्रभावी रहती है। एक बार रिकैप कर लेते हैं नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। देखिए, फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री टू ग्रेट एक्सटेंट इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक नेचर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। अब देखिए इधर एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है। देखिए एक्सटर्नल किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसका एक्सटर्नली क्या रोल है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, वो लैंड लॉक है, जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, ठीक है, वो लैंड लॉक कंट्री है, तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी कि वो अपने एक्सपोर्ट को कैसे ईजिली भेज सके अन्य कंट्रियों को, या अपने प्रोड्यूस जो मटेरियल है, जो जो प्रोडक्ट है उसको कैसे भेज सके। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेपाल का केस रखिए, तो जो नेपाल की फॉरेन पॉलिसी वो किसकी, वो हमेशा हमेशा क्या करेगी कि मैं अपने कैसे जो प्रोडक्ट्स है उसको बाकी दुनिया तक कैसे पहुँचाऊँ। तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, किसी भी कंट्री का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये मैटर करता है, ये डिटरमाइन करता है एक फैक्टर के रूप में कि उस देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। इंटरनली में क्या है कि इंटरनली आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, कौन कौन सी वस्तुओं की ज़रूरत है, आपका क्या डिमांड है, क्यों आपको दूसरे देश पे निर्भर होना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल जो ईंधन है, वो हमको, हमारी कंट्री को भी क्या है, दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता है। तो हमारी कितनी भी कैसी भी फॉरेन पॉलिसी होगी तो इसको फुलफ़िल करने के लिए होगी कि जो हमारी एनर्जी डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होगी, ठीक है। तो यही देखा गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को देखते हुए उसके मद्देनज़र ही फॉरेन पॉलिसी का गठन होता है या निर्णय होता है या फिर उसको बनाया जाता है। उसके बाद जब हमने देखा इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद क्या है, उस कंट्री का हिस्ट्री क्या रहा है, लेगेसी क्या रहा है, विरासत क्या रही है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की रही है उस कंट्री की, ठीक है, आइडियोलॉजीज़ क्या है, स्ट्रक्चरल सेटअप क्या है, ये सब डिटरमाइन करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया ने शुरू से ही आप देखोगे कि शांति प्रिय देश रहा है, ठीक है, हमने युद्ध भी करा है तो उसको क्या, धर्म के आधार पे युद्ध करा है, किसी भी कंट्री पे पहले अटैक नहीं करा अपने लालच के लिए, है ना। तो उस कंट्री का हिस्ट्री, लेगेसी, पर्सनैलिटी, आइडियोलॉजीज, कौन कौन सी आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है वो आगे हम देखेंगे। तो ये सब ये किसी भी देश की विदेशी नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो नेक्स्ट मैंने ऐड करा है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, तो उन्होंने क्या बताया कि इंडिया कोई एकदम से सडनली वर्ल्ड लेवल पे नहीं आया, ठीक है, उसका क्या है, एक बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक है, एक सडनली नहीं आया, उसके पीछे पूरी लेगेसी है, उसका पूरा अतीत है, ठीक है। तो वैसे ही हर देश का एक अतीत होता है, वही सब विदेश नीति को बनाने में, आगे बढ़ाने में कारक साबित होते हैं। देखिए जो भारत की जो विदेश नीति है उसमें दो विचारधारा प्रमुखता से छाई रही है, या फिर दो जो स्ट्रीम है वो हमेशा भारत की विदेश नीति को बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में क्रियान्वित रहती है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो ट्रेडिशन है जो किस चीज़ की ओर हमारा संकेत करता है, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, पीस, नॉन वायलेंस। अगर हम बुद्धा के दर्शन को पढ़ें, बुद्धिज़्म को पढ़ें, ठीक है, तो क्या यही चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करनी है, शांति, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, ठीक है। गांधी की भी फिलॉसफी में भी हम सबको यही दिखता है, नॉन वायलेंस, है ना, सत्याग्रह, पीसफुल, फ्रेंडशिप। तो पहला ट्रेडिशन तो ये है जो इन सब चीज़ों की बात करता है।
आगे हम इंग्लिश में भी देख लेंगे और हिंदी में। तो जो ये ट्रेडिशन है उसका मेन गोल क्या है? देखो, इस जो ये पहला जो ट्रेडिशन है इसका अर्थ सिंपल सा है कि जो मीन्स हैं और एंड्स हैं, ठीक है, साधन और साध्य। देखो, आप कोई कार्य कर रहे हो तो वो भी प्योर होना चाहिए, ठीक है, और जिस माध्यम से वो कार्य करना चाह रहे हो, जो रास्ता आप अपना रहे हो, वो भी प्योर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका काम तो है कल्याण करना, मगर आप रात को स्टीलिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और दिन में वो बांट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो साधन है, जो आपका गोल है, जो लक्ष्य है, और जो लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन है, मीन्स है, वो दोनों प्योर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में भी डिविएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो दोनों ट्रेडिशन है इसी चीज़ की ओर हमारा ये जो दोनों थिंकर हैं इस ट्रेडिशन के अंतर्गत इसी चीज़ की ओर संकेत करते हैं कि हमारे साधन और साध्य एकदम शुद्ध होने चाहिए, ठीक, उसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो प्रमुख वैचारिक धाराएं जिनका उत्पाद माना जाता है भारतीय विदेश नीति को। पहला क्या है? ऐसी परंपरा में दोस्ती, संयोग, शांति, अहिंसा आदि पर जोर दिया जाता है पहले ट्रेडिशन में। ये देखो, ये दोनों पहले ट्रेडिशन में आते हैं, ठीक है। ये पहले ट्रेडिशन में क्या बोलते हैं? ये साधन और साध्य दोनों शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ये ट्रेडिशन है जो हमारे विदेश नीति को फॉर्म होने में या बनाने में, क्रियान्वित होने में मदद करता है, या इसके द्वारा ही बनाई जाती है। जो दूसरा ट्रेडिशन है वो यह है प्रिंसिपल, यथार्थवाद का जो सिद्धांत है, यथार्थवाद। एक तरफ तो हमने देखा पीस, फ्रेंडशिप, नॉन वायलेंस। जो दूसरा जो भारतीय विदेश नीति को फॉर्म होने में या फिर उसको चलाने में जो दूसरा सिद्धांत जो अहम भूमिका निभाता है वो है यथार्थवाद का, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। देखो, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिंपल सा है कि हमें ना एंड रिजल्ट चाहिए, ठीक है, साधन कोई सा भी हो, बोलते हैं ना साम, दाम, भेद और दंड, कोई सा भी साधन हो, हमें एंड रिजल्ट चाहिए, लक्ष्य हमें प्राप्त होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो जो रियलिज्म है वो यथार्थ की बात करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? यूज ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे उस दूसरे पहले वाले ट्रेडिशन में शक्ति का प्रयोग नहीं, दोस्ती, फ्रेंडशिप, ठीक है। एंड ये जो ट्रेडिशन है वो किससे इंस्पायर्ड है? हेवीली इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ कौटिल्य, चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, 3 नाम है, ठीक है। तो ये दो ट्रेडिशन, ठीक है, जो भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। पहले में कौन सा हो गया? गांधी एंड बुद्धा, और सेकंड में हो गया आपका कौटिल्य। ये दो ट्रेडिशन ही मिलके बहुत हद तक भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। आगे हम देखते हैं, तो देखिए वो जो दो ट्रेडिशन जो थे वो भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। और जब हमारा भारत जब उपनिवेश था तो ज़्यादातर जो फैसले थे वो ब्रिटिश सरकार लेती थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे हुई। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से हम थोड़ा सा देखते हैं, उसी के दौरान से देखते हैं कि देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस तरीके से योगदान है भारतीय विदेश नीति को बनाने में या उसको फॉर्म करने में। देखिए, जो 1921 में 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन न्यू दिल्ली, इसको एक लैंडमार्क कंसीडर करा जाता है कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, एक मील का पत्थर माना जाता है या फिर यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 1925 में, ठीक है, कांग्रेस अथॉराइज्ड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी टू ओपन इट्स
फॉरेन डिपार्टमेंट कि 1925 में ही क्या बोला गया था कि फॉरेन डिपार्टमेंट, और जवाहरलाल नेहरू क्या होंगे, इसके प्रमुख होंगे। उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर जो डिपार्टमेंट है, वो कब लाइमलाइट में आता है, जब गेट इम्पोर्टेंस अगेन आफ्टर नेहरू गॉट इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, इन 1936। तो इसके बाद ये प्रोमिनेंस में आया ये जो डिपार्टमेंट है, और ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ये फॉरेन पॉलिसी किस तरीके की होगी, आज़ाद भारत की, या फिर भारत में किस राह पे चलना है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1936 में अंडर द लीडरशिप ऑफ राम मनोहर लोहिया द फॉरेन डिपार्टमेंट वॉज established in all इंडिया नेशनल कांग्रेस ऑफिस, जिसके तहत लगभग 400 से ज़्यादा, 400 के आसपास जो लोग थे उनको कांटेक्ट करा गया, इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करा गया कि विदेश नीति को किस प्रकार से फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो आज की डेट में तो ये बहुत प्रोफेशनल हो गया है कि विदेश नीति को फॉर्मुलेट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी थिंक टैंक हैं, बहुत सारी चीज़ें। पहले शुरुआती दौर में इस तरीके से फॉर्म करा गया, और जिस प्रकार हम जानते कि कांग्रेस की पहुंच बहुत ऊपर, बहुत ज़्यादा लोगों तक थी, उसके तुरंत बाद ही जो फॉरेन पॉलिसी का एक ब्लूप्रिंट जो जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करा इस डेट को, कि जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उसकी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके की होगी एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। अगर हम शुरुआती रुझानों को देखें तो भारत की विदेश नीति में सबसे प्रमुख कारण जो था उपनिवेशवाद की आलोचना करना, वेदर इन इट्स फॉर्म ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल वे और अदर वेज। तो जो कॉलोनियलिज्म है उसको क्रिटिसाइज करना, जो उपनिवेशवाद है, ठीक है, जिसमें 1921 में एक रेजोल्यूशन पास करा गया दैट द प्रेजेंट एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया इन नो वे रिप्रेजेंट इंडियन ओपिनियन। ये घोषित करा गया कि जो जितना भी विदेशी सरकार, जो ब्रिटिश सरकार जो भी पॉलिसी ले रही है भारत की विदेश नीति पर, वो किसी भी स्वरूप में इंडियन ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये घोषणा करी गई 1921 में। और कांग्रेस ने एक तरीके से क्या करा, जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं एशिया की जो बैकवर्ड हैं, जिसपे एक तरह से डीकोलोनाइजेशन का सपोर्ट करा, डीकोलोनाइजेशन का सपोर्ट किया, उसकी यूनिटी की भी बात करी, जितनी भी बैकवर्ड कंट्री है सबको साथ लेके आने की, ठीक है। शुरुआती दौर में हम कांग्रेस की ये पॉलिसी देख सकते हैं कि उनकी विदेश नीति क्या थी, एक तो क्रिटिसाइज करना कॉलोनियलिज्म को, दूसरा क्या है, जितनी भी बैकवर्ड कंट्रीज़ है, कॉलोनियल कंट्रीज़ है, उनको यूनाइट करना। नो डाउट भारत की विदेश नीति में जो हमारा स्ट्रगल है, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, उसका भी परिप्रेक्ष्य दिखेगा, ब्रिटिश लेगेसी भी दिखेगा कहीं हद तक। तो ये सभी मूल्य हमारी विदेश नीति में झलकेंगे, दिखाई देंगे। किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो परिस्थिति है वो बदल रही है, तो फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी किस हिसाब से बदल रही है, वो सब कारक प्रभावित करते हैं हमारी विदेश नीति को। अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति के उद्देश्य। देखिए, शुरुआती चर्चा में ही हमने विदेश नीति के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, अपने राष्ट्रीय हित को, नेशनल इंटरेस्ट को बनाए रखना, सबसे मेन प्राथमिक कार्य। तो वह उसी प्रकार भारत की विदेश नीति के भी सबसे प्रमुख कार्य क्या होगा कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना, अपने हितों को पूरा करना। उसके बाद क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि क्षेत्र की अखंडता बनाए रखिए, क्षेत्रीय अखंडताएं बनाए रखें, और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमुख टेंशन, चिंता, किसी भी प्रकार का थ्रेट ना हो, चुनौती कहीं से भी ना मिले,
ये क्रिएट करना। उसके बाद क्या है, देखिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो राष्ट्र का सबसे प्राथमिक उद्देश्य है। किस तरीके से, आप देखिए दो दो चीज़ें हैं, एक तो नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी। देखिए डिफेंस और सिक्योरिटी में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। देखिए डिफेंस का मतलब है कि सामने एक एनिमी है, ठीक है, उससे आपको डिफेंड करना है, ठीक है। दूसरा सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, ठीक है, चुनौतियों से मुक्ति, कि किसी भी प्रकार का भय 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 वाला माहौल ना रहे, थ्रेट किसी भी प्रकार का ना मिले, चुनौती किसी भी प्रकार की ना मिले। तो हम सब देखते हैं ना कि हाँ ज़्यादातर हमारे आसपास बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं, वो पीसफुल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश। हम डिफेंस डिफेंस गार्ड को नहीं करते, हम सिक्योरिटी गार्ड, कि एक ऐसा मिलियो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे जहाँ पे किसी भी प्रकार का चुनौती ना हो। डिफेंस भी जरूरी है। डिफेंस कहाँ पे है, आओ जो इंडिया की बॉर्डर है वहाँ पे डिफेंड हो रहा है, और इंटरनल लेवल पे सिक्योर कर रहा है। तो ये दोनों एक तरीके से घनिष्ठ रूप से मिले हुए भी है, मगर दोनों का अर्थ थोड़ा थोड़ा अलग है। अगर कंट्री पूरी तरीके से सिक्योर होगी तभी तो वो अपना विकास कर सकती है, अपने प्रगति कर सकती है। तो सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सिक्योरिटी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो एनर्जी सिक्योर होना चाहिए इंडिया के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहे इंपोर्ट करो, है ना। तो ये इन टर्म्स में सिक्योरिटी होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है ना। तो क्या है, ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे ऑयल का क्राइसिस चल रहा है, प्राइस हाई हो रहा है। तो इससे तो पूरा इंडियन अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो थ्रेट थ्रेट महसूस करेगा। तो ऐसी स्थितियों से भी लड़ना, नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, वो भी जो विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। देखिए सिक्योरिटी का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में दो तरीके की सिक्योरिटी होती है। एक होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, एक होता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। देखिए जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का यह होता है कि मिलिट्री यूज से, पावर से, फोर्स से बचाना देश को। और नॉन ट्रेडिशनल में क्या हो गया, सबसे अभी इम्पोर्टेंट, आप सबने सुना होगा कोविड, ये कौन सा थ्रेट है, ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, ठीक है। इन्वायरमेंट हो गया, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को प्रभावित करते हैं या फिर उसको कर्टेल करते हैं। तो दो तरीके का है हमें, इन्वायरमेंट हो गया, कोविड हो गया, और भी कोई बीमारी हो गई इंटरनेशनल लेवल पे, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो जो ट्रेडिशनली नहीं था, नॉन ट्रेडिशनल वे में जो एकदम सामने उभर के आया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि साइबर क्राइम, देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कंट्रीज की जो वेबसाइट है वो हैक कर ली जाती है, उनके डेटा चुरा लिया जाता है। तो ये कौन सा थ्रेट है, ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दो तरीके की सिक्योरिटी की बात करी जाती है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। तो इन सबको सिक्योर करना भी फॉरेन पॉलिसी का एक उद्देश्य है। उसके बाद देखिए तो भारत की विदेश नीति का जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य है वो है आर्थिक विकास। किस लिए, कि देखिए यहाँ की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कम है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगे। और देखिए जो इसमें हमें विकास भी करना है तो किस आधार पे करना है, कि भारतीय संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिख रखे हैं, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट करना है कि ये, और उसी हिसाब से हमें अपनी विदेश नीति को भी क्रियान्वित करना है। तो देखेंगे, आप सब पढ़ेंगे आर्टिकल 51 के तहत जो पार्ट 4 के अंदर DPSP में आता है कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पीस, सिक्योरिटी, किस तरीके का व्यवहार करना है, ठीक है। और जो भारत की विदेश नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है, एक नियोजित तरीके से विकास करना है, अपनी पॉपुलेशन को फीड करना है, प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन हो, उसको अच्छे स्वरूप में उसका प्रयोग हो, दूसरा प्रौद्योगिकी का विकास हो।
उसके बाद क्या है, विदेश नीति के माध्यम से इन घरेलू कारकों को बाहरी दुनिया के साथ समन्वित करने की आवश्यकता होती है विदेश नीति के अंतर्गत। अब देखिए, जो प्रत्येक देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो क्या होती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा होता है उसी के आधार पे होती है। तो प्रत्येक देश क्या चाहता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परिचालित जो सिद्धांत है या मूल्य है या फिर जो उसकी विचार है वो चलाना चाहता है। तो एक अपना जो ऐसे ऐसे कंडीशंस को वो बनाता है जिससे उस देश का जो विकास है उस देश को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब जैसे अमेरिका देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो अमेरिका हमेशा चाहता है कि उसका डॉलर का डोमिनेंस हमेशा बना रहे, ठीक है। तो वो इसी प्रकार का, अब वो क्या चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पे कौन सी जो इकोनॉमी होनी चाहिए जो बड़े लेवल पे काम करे, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी उसी प्रकार से वो चाहता है। और बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, तो वो भी इसी 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 सिस्टम को फॉलो कर दिए हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर मेकिंग में देश क्या कोशिश करते हैं कि उनके हित पूरे हों। वही एग्जाम्पल एक बार और देख लीजिए, जो ट्रीटीज़ हैं जिसपे इंडिया को बोला गया है कि साइन करने के लिए, CTBT और भी ट्रीटीज़ है, तो उस पे इंडिया क्यों नहीं साइन कर रहा? क्योंकि वो कुछ देशों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, वो हथियार रख सकते हैं और बाकी देश नहीं रख सकते, ठीक है। तो मगर इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इंडिया का जो सब, वो क्या है कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, मगर कंप्लीट डिसआर्मामेंट होना चाहिए। इंडिया हमेशा से निशस्त्रीकरण के साथ है, मगर वो पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण होना चाहिए कि कुछ देश रखे हथियार और कुछ देश नहीं। ऐसा नहीं, सभी देश अपने हथियारों को खत्म करें, कंप्लीट डिसआर्मामेंट की बात करता है इंडिया। आगे हम देखिए वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत थी कि देखिए इंडिया, अब जैसे जो जो उभरते हुए राज्य हैं वो क्या डिमांड करते हैं, वो न्यू की बात करते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड करते हैं। इससे क्या चाहते हैं कि जो अभी सिनेरियो है वर्ल्ड का, जिसमें कुछ जो पूंजीपति देश हैं वही लाभान्वित हो रहे हैं, वो बदला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विकास, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, उनका भागीदारी बढ़े और उनको भी लाभ पहुंचे, केवल कुछ देशों को लाभ ना पहुंचे। तो ऐसी व्यवस्था की भारत डिमांड करता रहा है और क्या करने की कोशिश करा है कि क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, और ऐसे जिसे क्रिएटिंग एन इक्वालिटेरियन एंड जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की समतावादी न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की सहायक बने या फिर उसका सपोर्ट करती है। जो भारतीय जो विदेश नीति है वो किसका सपोर्ट करती है, समतावादी और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था का सपोर्ट करती है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो न्यू एक्चुअल में क्या है, एक प्रपोजल है जो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो क्या कहना चाहती है, ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है ना और डिपेंडेंसी है। आप देखिए कि आपको इंटरनेशनल पे ट्रेड करना पड़ रहा है तो वो डॉलर में करना पड़ रहा है, और US बहुत प्रकार के सैंक्शंस लगा रखा है। तो ये क्या है, एक डोमिनेंसी है ना, इकोनॉमिक कॉलोनिज्म ही है ना कि आपको इस तरीके से ट्रेड करना है, इसके साथ इतना खरीदना है। तो ये इसको ख़त्म करा जाए। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, तो ये क्या करें, जो बाकी देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बोलते हैं कि नहीं, आप इस प्रिंसिपल को अपनाओ, कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल्स को अपनाओ। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करा जाए, एक नया ऑर्डर आया जाए, जिससे क्या हो, जो इनइक्वालिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड ऑर्डर पे जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो, और जो वर्ल्ड है वो क्या हो, और ज़्यादा इक्वल, समतावादी हो, इगैलिटेरियन हो। क्योंकि देखिए बहुत टाइम पहले जब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी जिसमें हम हैं, ये कब बना था, ये 1947-45 से पहले, 44 के अंदर आप सबने सुना होगा वैसी कन्वेंशन। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी है वर्तमान में, तो ये बहुत पुराना है, और बहुत सारे जो देश जो अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्था उस समय आज़ाद भी नहीं हुए थे। तो एक नया ग्लोबल ऑर्डर आना चाहिए, जिससे क्या हो, जो नई अर्थव्यवस्था है उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़े, उनकी भी बात रखी जाए, उनको भी लाभ मिले
केवल कुछ विकसित देशों को ही इसका फायदा ना हो। और भारत का क्या हमेशा से विदेश नीति रही है कि वो उपनिवेशवाद को, साम्राज्यवाद का हमेशा से विरोध करता रहा है, और जितना भी रेसिज्म है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो, ऐसी व्यवस्था का हमेशा से विरोध करता रहा है। आगे देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत ने कंप्लीट डिसआर्मामेंट को पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण करने के लिए विश्व को बहुत सारे प्रस्ताव भी रखे हैं और आगे बढ़ चढ़ कर भी आया है। देखिए हमेशा से इंडिया का जो पक्ष रहा है कि हाँ हम निशस्त्रीकरण करना चाहते हैं, मगर पूर्ण रूप से। यहाँ पे जो वर्ड है पूर्ण रूप, यही इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण करना है, तब हम हर देश के साथ है, हर संधि के साथ है। तो जैसे ये वाला संधि है PTBT, ये तो बल्कि इंडिया ने इनिशिएट करा, साइन करे, क्योंकि भारत हमेशा से उन संधियों से बचता रहा है जो डिस्क्रिमिनेटरी है, पार्शियल है, कुछ देश को फायदा पहुंचाती है और कुछ देश को फायदा नहीं पहुंचाती। उन संधियों से हमेशा भारत बचता रहा है। अब देखिए जो भारत ने CTBT पे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पे, आप सबने पढ़ा हुआ CTBT, इस पे साइन क्यों नहीं करा? देखिए भारत ने बल्कि स्पॉन्सर करा था, मगर इंडिया ने 2 कंडीशन रखी थी कि इट शुड बी यूनिवर्सल एंड इट शुड बी एम टूवर्ड्स कंप्लीट डिसआर्मामेंट। ये 2 कंडीशन थी और ये 2 कंडीशन पूरा नहीं हुआ, इसलिए इंडिया ने बोला कि ये जो जो 2 ऑब्जेक्टिव है वो उसको रियलिटी में नहीं कवर करते हैं और ये पार्शियल है। तो इस वजह से ये 2 कंडीशन की वजह से इंडिया ने अभी तक साइन नहीं करा है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि भारत की जो शर्तें हैं वो क्या है कि सार्वभौमिक होना चाहिए। जो जो डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण होना चाहिए वो सार्वभौमिक होना चाहिए, हर कोई करे। और दूसरा पूर्ण रूप से होना चाहिए कि थोड़ा सा भी कोई देश रखे कोई देश नहीं रखे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए आगे हम भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य देखिए भारत एक बड़ा देश है एशिया के अंदर, इंडो सेंट्रिसिटी है कि बहुत सारे जो साउथ एशिया में जो देश हैं वो किसी न सापेक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत से किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड है, चाहे वो कल्चर हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, वो किसी भी रूप किसी न किसी रूप से वो कनेक्टेड है, चाहे वो बॉर्डर हो। तो और इंडिया एक बड़ा नेबर है और इंडो सेंट्रिसिटी के वजह से जो भारत का जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है एशिया के अंतर्गत। तो आप सब ने देखा होंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट है, तो इसकी भी स्थापना में आगे बढ़ चढ़ के आना पड़ा, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इंडिया हमेशा से अपनी विदेश नीति के उद्देश्य में यही कोशिश करता है कि एक इंडिया एक ग्रेटर रोल एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर के स्वरूप में कार्य करता रहे। तो ये भी भारत की विदेश नीति में एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है कि एशिया में भारत की अहम भूमिका रहे। इतिहास, संस्कृति, विरासत, क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थितियों आदि में किसी न किसी रूप से भारत कनेक्टेड है, भारत किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से देखिए बहुत सारे संगठन है, जैसे सार्क के माध्यम से यही प्रयास करता रहा कि जो साउथ एशिया वाला जो रीजन है, जो भारत के अगल बगल वाला रीजन है, वो क्या हो, ट्रेड फ्री हो, किसी भी तरीके का टैरिफ ना लगे, कोई भी टैक्स वैक्स ना लगे, जो व्यापार है आराम से आना जाना हो सके, किसी भी प्रकार का टैक्स ना हो। और भी बहुत सारी संस्थाएं उनके साथ कोऑपरेट करा कि ये जो एरिया है वो ट्रेड फ्री करा जाए, डेवलपिंग एक कॉपरेशन इस्टेब्लिश करा जाए कि यहाँ के देश लोन लेने में भी आसानी हो और अपना विकास कर सके। ऐसे ऐसे मंच तैयार करता रहा है भारत, जिससे एक भारत की जो विदेश नीति है उसमें यह दिखता है कि जो साउथ एशिया वाला रीजन है उसमें भारत एक बड़े भाई का दर्जा हमेशा से निभाता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये 1997 में इस्टेब्लिश करा। और भी बहुत सारी कॉपरेशन है जिसके माध्यम से जो एशिया, अफ्रीका, जो इंडियन ओशन में जितने भी समूह है, जितने भी देश है, उन सब में एक समन्वय बना रहे,
कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आगे देखिए, जब हमने भारत की विदेश नीति पढ़ी थी उसमें देखिए जो जो प्रमुख ट्रेडिशन था, जो परंपरा थी, वो कौन सी थी? गांधी और बुद्ध वाली परंपरा, जिसमें क्या है, पीसफुल, फ्रेंडशिप, ऐसी चीज़ें जो जिससे शांति, विश्व स्तर पे शांति हो, तो वो डोमिनेंट थी। तो भारत की विदेश नीति के माध्यम से यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जैसे फेर कि यूएन में विश्वास बनाए रखना और हमेशा शांति के लिए प्रयास करते रहना, ठीक है। तो ये शांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखना आदि, ये सब भारत की एक एक बेसिक बेसिक चीज़ें हैं भारत की विदेश नीति की। और आगे हम देखें जैसे डीपीएसपी में आर्टिकल 51 डीपीएसपी में, तो वो क्या बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, अच्छे संबंध बनाए रखना अपने और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना अपने अदर दोस्त, फ्रेंड्स, नेशंस के साथ। और उसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 253 के तहत भारतीय संसद को ये अधिकार दिया गया है, 253 के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए संसद के पास ये शक्ति है कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए जो अंतर्राष्ट्रीय अग्रीमेंट्स हैं अपने देश के अंतर्गत, तो वो कानून में थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई भी कर सकती है। तो ये सब अधिकार मिले हैं कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति उत्पन्न हो, भाईचारा बढ़े और जो मध्यस्थता हो वो न्यायपूर्ण हो, ठीक तरीके से हो। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए भारत की विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और है कि जितने भी हमारे प्रवासी भारत गए हैं, प्रवासी भारतीय गए हैं, डायस्पोरा गए हैं, कहाँ, बाहर देशों में कार्य करने या फिर वहाँ रह रहे हैं, तो उनके हितों को भी बनाए रखना, उनकी सुरक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट कराना, ये भी हमारी विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ज़रूरी कार्य है। तो हमारी विदेश नीति क्या करती है, जो हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे नियम कानून के तहत उनके हितों को बनाए रखना, जो भी प्रवासी भारतीय गए हैं उनके हितों को संरक्षण करना, उनको सुरक्षा देना, ये सब कार्य, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, ये सब कार्य किए जाते हैं विदेश नीति के माध्यम से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विदेश नीति का, भारतीय विदेश नीति का। थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से रहा है। एक हम जिक्र करते हैं नॉन अलाइनमेंट का। देखिए नॉन अलाइनमेंट क्या है पॉलिसी, इसका मतलब ये नहीं है, नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी अलग अलग है। न्यूट्रलिटी मतलब तटस्थता और गुटनिरपेक्षता अलग अलग है। देखिए तटस्थता में क्या है, कुछ भी अच्छा और बुरा हो रहा है तो हम तटस्थ व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दो तरीके के, देखिए एक तो है नॉन अलाइनमेंट की नीति और एक होती है न्यूट्रलिटी की। तो न्यूट्रलिटी जो पॉलिसी जो अपनाता है, चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, न्यूट्रलिटी वाला, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट क्या है, ये क्या है, मेरिट सूटेड पॉलिसी है। मेरिट सूटेड पॉलिसी का मतलब है कि अगर हमारे इंटरेस्ट को अगर किसी तरीके से घाटा होगा या फिर हमारे कोई भी इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजिकल ऑल्सो, तो उसमें अगर किसी भी तरीके का मतभेद होगा तो हम उसकी बुराई भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे, हम सहायता भी लेंगे। जो कोल्ड वार के टाइम पे जो वर्ल्ड था दो हिस्सों में बट गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों से सहायता नहीं लेंगे, हम दोनों से सहायता लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारी नीड अलग है। तो नॉन अलाइनमेंट अलग है तटस्थता से, ठीक है। तो इसमें क्या, देखिए जो नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी थी उसमें क्या था कि हम अभी अपने जो जियो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक करेक्टर है, इन सबको मजबूत करेंगे, चाहे एड्स लेके, मतलब सहायता लेके, किसी भी तरीके से। दूसरा क्या है, हम अपनी जो विरासत है, जो फिलॉसफी है, जो भी हमारा सोचने थिंकिंग का वो जो स्तर है, उसको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। और
इसी संदर्भ में क्या हो जाता है कि ये जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, ये आपको स्वतंत्र होने की एक संकल्पना प्रस्तुत करती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी और के चश्मे से ना देखो चीजों को, आप अपने चश्मे से देखो। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, ये मेरिट सूटेड पॉलिसी थी कि आपके इंटरेस्ट को पूरा करे। ठीक है, मगर न्यूट्रलिटी पे क्या प्रॉब्लम होता है कि अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो हम नहीं क्रिटिसाइज करेंगे, हम न्यूट्रल हैं। जो भारत की विदेश नीति का जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है पंचशील। पंचशील भी एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है भारत की विदेश नीति का, और एक ऐसा प्रिंसिपल है, पंचशील के सिद्धांत को भी बहुत सारे संधियों में अपनाया गया है और इंटरनेशनल लेवल पे इतना एक्सेप्टेंस मिला है। तो इन पंचशील जो पंचशील है, ये वैसे तो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, मगर ये प्रिंसिपल ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत प्रोत्साहित करे जाते हैं। तो इसमें पहला जो सिद्धांत क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, कि एक दूसरे की क्षेत्रीयता, अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, कि हर व्यक्ति और सॉरी हर देश एक देश की अखंडता, संप्रभुता, सम्मान सब में बराबर परस्पर रहेगा, सम्मान करेगा, उसकी क्षेत्रीय और अखंडताओं को बनाए रखेगा, अनाक्रमण, नॉन अग्रेशन, कोई भी देश दूसरे के देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर, कि कोई भी एक देश दूसरे के देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिससे प्रॉब्लम होगा, है ना, देशों के बीच में संघर्ष बढ़ेगा। उसके बाद जो चौथा है क्या है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, कि आप सब समान भी हो और आप सभी को समान लाभ भी होना चाहिए, समानता और पारस्परिक लाभ, कि एक देश जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए, कि एक जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ऐसा नहीं, कि दोनों विन विन सिचुएशन, ये वर्ड यूज कर देना, विन विन सिचुएशन, ऐसी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना। और फिफ्थ क्या है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सभी शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। तो ये जो दो सिद्धांत है, नॉन अलाइनमेंट और पंचशील, ये आपको एग्जाम में लिखना ही है। ये दो बड़े सिद्धांत है, पंचशील, ठीक है, क्लियर हुआ। पंचशील को तो याद कर लो। पहला क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरीज, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये 5 है, ठीक है। आगे अगर हम सिद्धांत देखें भारत की विदेश नीति के, तो जो तीसरा क्या है, डायनामिज्म एंड अडेप्टेबिलिटी। देखिए, हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपोज करेंगे मिलिट्री असिस्टेंट को जब हमें जरूरत हो, हमारा राष्ट्र हित अगर किसी तरीके से खतरे में, हमारी नेशनल सिक्योरिटी अगर किसी तरीके से खतरे में है, तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉन अलाइनमेंट की नीति अपना रखी और हम किसी से भी जो मिलिट्री सहायता है वो नहीं लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जरूरत पड़ने पे, जब भी, वेन एवर नेशनल इंटरेस्ट डिमांडेड, हम देश की सहायता लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने अमेरिका की सैन्य शक्ति का सहारा लिया था, कब, 1962 में। तो हमारी जो विदेश नीति है उसके अंदर गतिशीलता भी है और अनुकूलनशीलता भी है, अडेप्टेबिलिटी एंड डायनामिज्म, कि जैसा सिचुएशन होगा हम उस तरीके का व्यवहार करेंगे, जो चीज हमारे को डिमांडेड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा लाइफ थ्रेट है, अगर मेरे देश का संकट है, तो हमें किसी दूसरे देश से जो मिलिट्री सिक्योरिटी असिस्टेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अंतिम में हम पंचशील के खत्म करते हैं। बोल रहा हूं मैं, पंचशील से खत्म करते हैं। देखिए, जो पंचशील का जो सिद्धांत है, जो पंचशील का जो सिद्धांत है वो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है। वो हमारे जो भारतीय जो दर्शन है, जिसमें क्या है, जियो और जीने दो, उसको रिप्रेजेंट करता है, वो इंडियन ट्रेडिशन को प्रेजेंट करता है। भारत का पंचशील सिद्धांत फिर भी एक अधिक व्यापक
तरीके से भारत की परंपरा के जियो और दूसरी को जीने दो के समग्र सांस्कृतिक लोकाचार को प्रतिनिधित्व करता है, लोकाचार को प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला लेक्चर है, जो फॉरेन पॉलिसी को समझना किस तरीके से, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य किस तरीके से मदद करता है फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, कौन कौन सी धारणाएं हम भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करती हैं, उन सबको हमने अभी कवर करा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। धन्यवाद।